नमस्कार। कभी कभी एक उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक टाइम मशीन जैसा बन जाता है। हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें हम किसी गुजरे हुए वक्त की आत्मा को देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आज़ादी के ठीक बाद के भारत के किसी गांव की तस्वीर असल में कैसी रही होगी। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर आज़ादी को दिल्ली में झंडा फहराने और सत्ता बदलने के तौर पर देखते हैं। सही बात है। लेकिन देश की नब्ज तो गांव में धड़क रही थी। जी। वहां आज़ादी का मतलब क्या था, क्या बदला, और क्या शायद वैसा का वैसा ही रह गया। ठीक। यही समझने के लिए आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के मील के पत्थर जैसे उपन्यास मैला आंचल की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास इस उपन्यास का एक बहुत ही गहरा सारांश है, जो हमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे संदेशों की परतों को खोलने में मदद करेगा। और हमारा मकसद भी यही है, ये समझना कि इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य का चेहरा कैसे बदल दिया। और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। हाँ, और ये वाकई एक ऐसा उपन्यास है जिसे समझना उस दौर के भारत की नब्ज को पकड़ने जैसा है। तो फिर इसके नाम से ही शुरू करते हैं। मैला आंचल, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, बेचैन करने वाला। बिल्कुल। एक पवित्र मानी जाने वाली चीज आंचल और उसके साथ मैला शब्द, इसका क्या मतलब है। देखिए, यहीं से रेणु जी अपनी नीयत साफ कर देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है गंदा आंचल, और ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा। भारत को अक्सर भारत माता के रूप में देखा जाता है ना, और उसका आंचल पवित्र माना जाता है। हाँ बिल्कुल। रेणु इस शीर्षक से कह रहे हैं कि जिस ग्रामीण भारत को हम अक्सर सरल और पवित्र मानते हैं, अगर उसे करीब से देखो तो उसके आंचल पर जातिवाद, अंधविश्वास, गरीबी, शोषण के गहरे दाग हैं। बहुत मैल छिपा हुआ है। वाह, मतलब पहली लाइन से ही वो सपनों की दुनिया नहीं बल्कि कड़वी हकीकत दिखाने का इरादा जाहिर कर देते हैं। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत हिम्मत की बात रही होगी। बिल्कुल। यहीं से वो उपन्यास के यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक टोन की नींव रखते हैं। वो कोई खूबसूरत सपनों वाले गांव की कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि असलियत दिखाने वाले हैं, चाहे वो कितनी भी चुभने वाली क्यों ना हो। एकदम सही। तो ये कहानी हमें ले कहाँ जाती है? ये कौन सा अंचल है, कौन सा वक्त है? उपन्यास 1954 में छपा था, और कहानी हमें आज़ादी के फौरन बाद के बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव मेरीगंज में ले जाती है। मेरीगंज। हाँ, और यहीं पर इस उपन्यास की सबसे बड़ी क्रांति छिपी है। इसे हिंदी का पहला सफल आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आंचलिक उपन्यास, ये शब्द मैंने सुना है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना कि कहानी एक गांव की है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। देखिए, उस दौर तक हिंदी उपन्यास ज्यादातर शहरी किरदारों, बड़े बड़े आदर्शों या फिर ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखे जाते थे। रेणु ने पहली बार ये कहा कि नहीं, भारत का असली हीरो ये गुमनाम, पिछड़ा हुआ, धूल मिट्टी से सना गांव है। आंचलिक होने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ लोकेशन गांव की नहीं है, बल्कि गांव खुद एक किरदार है। आपने एकदम सही पकड़ा, गांव खुद एक किरदार है। मतलब गांव की बोली, वहां के लोकगीत, वहां की मान्यताएं, उनका खान पान, ये सब कहानी का हिस्सा है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। बिल्कुल। उस गांव की जमीन, वहां के त्योहार, लोगों की आपसी कहासुनी, उनकी गालियां, उनके मुहावरे, सब कुछ कहानी के ताने बाने का हिस्सा है। रेणु ने एक तरह से पूरे अंचल को ही उपन्यास का नायक बना दिया। ये तो हिंदी साहित्य के लिए एक धमाके जैसा था। वाकई था। और इस गांव रूपी नायक के बीच कहानी का एक इंसानी नायक भी है, डॉक्टर प्रशांत। हाँ। सारांश बताता है कि वो शहर से इस गांव में आता है, एक आदर्शवादी नौजवान जो दुनिया बदलने निकला है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत इस कहानी की धुरी है। वो एक पढ़ा लिखा होनहार डॉक्टर है जो पटना में अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर इस पिछड़े गांव में सेवा करने आता है। उसका सपना है कि वो यहाँ मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियों का इलाज करेगा, एक अस्पताल खोलेगा, लोगों में एक वैज्ञानिक सोच पैदा करेगा। मतलब एक मसीहा की तरह ज्ञान की रोशनी लेकर उस अंधेरे गांव में पहुंचता है। कुछ वैसा ही। लेकिन असलियत तो वो फिल्मों जैसी होती नहीं। वो कौन सी पहली दीवार थी जिससे इस आदर्शवादी डॉक्टर का सिर टकराया? सबसे पहला झटका उसे क्या लगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था अंधविश्वास। और वो कोई एक दीवार नहीं थी, वो एक पूरा सिस्टम था। अच्छा। जैसे एक घटना का जिक्र आता है कि जब वो मलेरिया से बचाने के लिए टीके लगाना चाहता है तो गांव में अफवाह फैल जाती है। क्या अफवाह? कि सरकार सुई लगाकर लोगों को नपुंसक बना रहे हैं। लोग उससे भागने लगते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बीमारी मच्छर से फैलती है, और गांव के लोग मानते हैं कि ये किसी दायन का प्रकोप है। ओह,
यानी उसकी लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता से थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस मानसिकता से कुछ लोगों को फायदा भी होता होगा, जैसे सारांश में ठाकुर साहब जैसे किरदारों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, यही इस कहानी का असली संघर्ष है। डॉक्टर प्रशांत सिर्फ अज्ञानता से नहीं लड़ रहा, वो एक पूरे पावर स्ट्रक्चर से लड़ रहा है जो इसी अज्ञानता पर फलता फूलता है। गांव का जमींदार, सूदखोर, महाजन, ढोंगी पुजारी, ये सब नहीं चाहते कि लोग जागरूक हों, क्योंकि जिस दिन लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वो डॉक्टर के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। हाँ। तो एक तरफ सेवा और विज्ञान का आदर्श है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और अंधविश्वास का यथार्थ। और इन दोनों के बीच पूरा गांव पिस रहा है। और कहानी सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, बानो है जो उससे प्यार करती है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, मैं तो, ब्राह्मण, दलित, ये सब मिलकर उस गांव की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और यही इस उपन्यास को महान बनाता है। ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं, ये पूरे समाज का एक्सरे है। हर छोटा बड़ा किरदार उस समाज की किसी न किसी सच्चाई को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं, कैसे धर्म का इस्तेमाल शोषण के लिए होता है और कैसे भोले भाले लोग हमेशा ठगे जाते हैं। आपने भाषा की बात की थी कि रेणु ने गांव की बोली को साहित्य का हिस्सा बनाया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे उपन्यास उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो गया जो उस इलाके से नहीं है? ये एक बहुत बड़ा खतरा था जो रेणु ने उठाया, और यही उनका सबसे बड़ा कमाल भी है। उन्होंने सिर्फ कुछ आंचलिक शब्द नहीं डाले। तो फिर क्या किया? उन्होंने वाक्यों की बनावट, बातचीत का लहजा, वो लय, सब कुछ उस जमीन से उठाया। शुरू में शायद कुछ पाठकों को अटपटा लगा हो, लेकिन धीरे धीरे उस भाषा की ताकत समझ में आई। वो भाषा इतनी कच्ची, इतनी असली है कि आपको लगता है आप कहानी पढ़ नहीं रहे, बल्कि गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों की बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल। मतलब उन्होंने भाषा को शुद्ध करने या मानक बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पाठकों को मजबूर किया कि वो गांव की दुनिया में उसकी अपनी शर्तों पर आएं। हाँ, ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो है। बिल्कुल। उन्होंने साहित्य के केंद्र को दिल्ली और लखनऊ से खींचकर मेरीगंज की धूल भरी गलियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये एक साहित्यिक क्रांति थी। ये जो सारी गड़बड़ियां हैं, जातिवाद, अंधविश्वास, शोषण, ये सब आजादी के ठीक बाद हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर आजादी का, स्वराज का जो सपना था, उसका क्या हुआ? नए नेता, नई सरकारें, वो इस तस्वीर में कहाँ है? ये इस उपन्यास का सबसे चुभने वाला और राजनीतिक सवाल है, और इसका जवाब बहुत मायूस करने वाला है। अच्छा। उपन्यास दिखाता है कि गांव के लिए आजादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना था। सत्ता का चेहरा बदला पर उसका चरित्र नहीं। इसका क्या मतलब? थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि पहले गांव का शोषण अंग्रेज कलेक्टर और पुराने जमींदार करते थे। आजादी के बाद नए नए राजनीतिक दल गांव में आते हैं, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी। उनके कार्यकर्ता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, विकास के वादे करते हैं। लेकिन असल में वो भी गांव वालों को जाति के नाम पर बांटकर सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। गांव की असली समस्याएं, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, वो जस की तस बनी रहती हैं। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि बोतल तो नहीं थी, पर शराब वही पुरानी थी। ये तो आजादी के अधूरे सपने से भी ज्यादा है। ये तो एक तरह का धोखा है। बिल्कुल। उपन्यास यही दिखाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता। दिल्ली में सरकार बदलने से मेरीगंज की किस्मत नहीं बदली। तो असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। हाँ, और वो लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि समाज के अंदर बैठे दुश्मनों से थी। तो फिर समाधान क्या है? अगर नेता और सरकारें भी नाकाम हो रही हैं, तो ये बदलाव आएगा कैसे? क्या डॉक्टर प्रशांत जैसा कोई अकेला हीरो सब कुछ ठीक कर सकता है? नहीं, और यही रेणु की सबसे गहरी समझ है। वो कोई फिल्मी अंत नहीं देते जहां एक हीरो आकर सब कुछ बदल देता है। तो फिर उपन्यास का सार ये है कि असली बदलाव किसी बाहरी ताकत से या किसी मसीहा से नहीं आएगा, वो आएगा जन चेतना से। जन चेतना, ये एक भारी भरकम शब्द है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब लोग खुद जागरूक होना शुरू कर दें, जब गांव वाले ये समझने लगें कि मलेरिया भूत प्रेत से नहीं, मच्छर से होता है। अच्छा। जब गांव की औरतें अपने हक के लिए ठाकुर साहब के सामने खड़ी हो जाएं, जब दलित अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाएं, जब लोग किसी नेता को उसकी जाति देखकर नहीं बल्कि उसके काम को देखकर वोट दें,
ये छोटी छोटी जागृति की चिंगारियां ही जन चेतना है। अच्छा, तो बदलाव एक बड़ी क्रांति से नहीं बल्कि इन छोटे छोटे अंदरूनी बदलावों से आएगा। ये एक धीमी और शायद बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी। हाँ, उपन्यास यही संकेत देता है कि ये रास्ता लंबा और दर्दनाक है, लेकिन असली और टिकाऊ रास्ता यही है। बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे जमीन से ही उगना होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मैला आंचल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जैसा हमारे स्रोत में भी लिखा है, यह एक यथार्थ जीवन दर्पण है। एक ऐसा आईना जिसमें आजादी के बाद के उस दौर के ग्रामीण भारत का पूरा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताना बाना साफ दिखता है, उसकी सारी खूबसूरती और सारी बदसूरती के साथ। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्र एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। वो ये सिखाते हैं कि सच्चा बदलाव नारों और भाषणों से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, संघर्ष और जमीन पर टिके रहने से आता है। सही। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी देन है इसकी आंचलिकता, जिसने हिंदी साहित्य को पहली बार गांव की मिट्टी की असली खुशबू से जोड़ा। उपन्यास ये विचार देता है कि वास्तविक परिवर्तन नेताओं से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जन चेतना से आता है। अगर हम 1950 के दशक के उस मेरीगंज गांव की तुलना आज के भारत से करें तो ये सोचने वाली बात है कि ये सच्चाई कितनी बदली है। आज भी जब हम बदलाव की उम्मीद करते हैं तो हमारी नजरें अक्सर सरकारों और नीतियों की तरफ होती हैं। पर क्या असली ताकत आज भी समाज की अपनी चेतना में ही नहीं छिपी है? शायद हम आज भी उसी क्रांति का इंतजार कर रहे हैं जिसकी पहली आहट रेणु ने मैला